डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, बीपीएससी के द्वारा आयोजित जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है TRE 3, इसी के क्रम में हम लोग आज बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो आपका 11 से 12 के लिए जो राजनीति विज्ञान का है, उसी के लिए आज हम लोग एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हम लोग लगातार आपकी जो परीक्षा की तैयारी और बेहतर से बेहतर हो सके उसको, और उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए लगातार हम लोग प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जितने प्रैक्टिस सेट या सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, खासकर उस डिफ़िकल्टी लेवल का, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और ख़ासकर सबसे ज़रूरी ये है कि आप कितना रिलैक्स रहते हैं, कितना मेंटल फ्री रहते हैं, किसी प्रकार का तनाव, वो ये सब चीज़ें, जितने एनवायरनमेंट है, सब चीज़ों का प्रभाव आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एकदम फ्री होकर रिलैक्स होकर पढ़िए। 4-5 घंटा रोज़ पढ़िए, कम से कम 2-3 आपको सॉल्व पेपर सॉल्व करना चाहिए और 1-2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहिए, और जो बाकी आपका कंटेंट हो उसको रिवाइज भी करना चाहिए। तो इसी क्रम में आइए हम लोग सॉल्व करते हैं बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए एक प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और पेड PDF अगर आपको चाहिए, अगर आपको पेड PDF चाहिए तो आप उसके लिए जो आपका मोबाइल नंबर है ये 9161701336 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए, हम लोग आपसे ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि हम लोग के साथ कुछ स्टाफ हैं, 1-2 लोग हैं काम करते हैं, उनको भी कुछ ज़रूरतें हैं, तो ताकि वो लोग बार बार कह रहे थे, हमसे सिफारिश कर रहे थे कि अगर मेहनत किया जाए तो उसको कुछ मिलता है और मेहनत करने में मन लगता है। तो बस आप अगर चाहें तो डायरेक्ट करने, मतलब कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें इसमें लगती हैं, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी वैसे भी आप इकोनॉमिकल हेल्प कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा अबाधित नागरिकों व प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। ये पॉलिटिकल साइंस का खासकर जो संप्रभुता का जो चैप्टर है उसका एक बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये, और ये कोट आपको कभी ज़िंदगी में भूलना ही नहीं है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण ये हर बार आपसे पूछा जाता है। पिछली बार भी पूछा जा चुका है, TRE 1 TRE 2 दोनों में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन ए होगा जीन बोथा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने माना कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों यानी क्लास एंटागोनिज्म की उपज तथा अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन है? किसने कहा? 2 बताइए। इसका आंसर ऑप्शन सी, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उदार प्रथा यानी उदारवादी प्रथा में समता तात्पर्य क्या है, यानी समता का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। उदारवादी प्रथा में या उदारवादी व्यवस्था में जो समता का जो अर्थ है वो है आपका कि सबके लिए एक समान व्यवहार, पहला सही होगा, और सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार, ऐसा सही है कि उदारवादी व्यवस्था की विशेषता है। संतुलन को बनाए रखना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अवसरों तथा परिणामों की एक समानता, ऐसा भी इसमें नहीं है। तो तीसरा चौथा गलत होगा, पहला दूसरा सही होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन से कथन इसमें से सही है? बहुलवादी सिद्धांत में क्या होता है? तो बहुलवादी सिद्धांत में ये है कि जितने भी बहुलवादी हैं वो संप्रभुता के विरोधी हैं। तो आप जान लीजिए कि जितने भी बहुलवादी हैं, एकलवादी संप्रभुता या शक्ति की केंद्रीकरण में यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसके विरोधी हैं, बल्कि क्या है, वो जो संघवादी वो समूहों में विश्वास रहता है। उनका कहना है कि जो राज्य संघों का संघ है, इसलिए राज्य विभिन्न संघों में से एक है और उसकी जो सत्ता है विकेंद्रित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की आधारभूत धारणा क्या है? तो न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण की जो मेन या बेसिक कंसेप्ट है क्या है? तो है आपका आवश्यकता।
क्वेश्चन नंबर 6, राज्य की जैव संकल्पना यानी ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, आप बताइए। तो राज्य की जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट या ऑर्गेनिक संकल्पना है या जैव संकल्पना, वो किससे संबंधित है? तो है आपका अरस्तु से। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टालिनवाद का मत है? यानी स्टालिनवाद किससे संबंधित है? तो स्टालिनवाद जो संबंधित है वो आपका किससे संबंधित है? तो स्थायी क्रांति का सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों में कौन सा एक केवल मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, IR का ही या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कह सकते हैं। तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन सी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजनीतिक विचारधारा के रूप में रूढ़िवाद निम्नलिखित में से किनसे संबंधित है? तो जो रूढ़िवाद है वो किससे संबंधित है आपका? तो राजनीतिक विचारधारा में जो रूढ़िवाद है एक तो बर्ग से संबंधित है और आपका माइकल ऑक्सफोर्ड से संबंधित है। तो सी होगा 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि समता का विचार निम्नलिखित में से किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ? तो समता का विचार किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ? ये समानता के विचार से संबंधित कौन सा एक विचारक नहीं है, यानी समानता का विरोधी कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एरिक सॉमलिन के चिंतन में समता का विचार शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार की संस्थानिक सत्ता को व्यक्तिक स्वतंत्रता के लिए बाध्य मानती है? तो कौन सी विचारधारा है वो, आप बताइए। तो है आपका अराजकतावाद। क्वेश्चन नंबर 12 है, उग्र नारी अधिकारवादियों यानी रेडिकल फेमिनिस्ट की दृष्टि से लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है, किस तरह से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पितृसत्ता को चुनौती देने से, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक अधिकार के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही हो सकता है? तो वो है आपका नागरिक अधिकार के संबंध में नागरिकों को उसकी नागरिकता के संबंध में, नागरिक अधिकार के संबंध में नागरिक को उसकी नागरिकता के कारण प्राप्त है क्या अधिकार? तो ऑप्शन ए। मानवाधिकार के साथ विनिमय है? नहीं, बिल्कुल नहीं। भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से, सही है। और हमें अपनी भाषा और संस्कृति के अधिकार प्रदान करते हैं, सही है। तो इसमें केवल दूसरा गलत है, बाकी 1, 3, 4 तीनों सही है। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा 1, 3, 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि 9 उदारवादी जो न्यू लिबरल्स हैं, 9 उदारवादी की विचारधारा क्या है, ये आपको बताना है। तो 9 उदारवादी क्या हैं? तो जो 9 उदारवादी हैं उनका कहना है कि समान व्यवहार से अधिक विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो 15 देखिए, निम्नलिखित विशेषताओं में से किस या किनके द्वारा जनतांत्रिक समाजवाद अपने को वैज्ञानिक समाजवाद से अलग करता है? तो ये केवल किसे कि निर्णय की जनतांत्रिक पद्धति पर बल देकर, सी राइट आंसर होगा। तो जो केवल 3 यानी तीसरा डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 क्लासिकी उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत था जिसने क्या, इसका आंसर होगा क्लासिकी उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत था जिसने निरंकुशतावाद और सामंतवादी विशेषाधिकारों का विरोध किया। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? विचार कीजिए कि मार्क्सवाद उदारवाद का आलोचक है, जिसका कारण क्या है?
तो उसका कारण क्या है? एक तो कि नागरिक को राजनीतिक अधिकारों को कम महत्व देना और पूंजीवादी वर्ग के संबंधों का वैधीकरण। तो एक और दो शब्द होंगे। पूंजीवादी तंत्र जनित वैसे मूल्य अनुभव करने का असमर्थ, ऐसा नहीं है। तो एक और दो ही शब्द होंगे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि मार्क्स के दृष्टिकोण में जब उत्पादन के संबंध उत्पादन के बलों के अग्रिम विकास में बाधक बन जाते हैं तब सामाजिक क्रांति प्रारंभ होती है। इस संदर्भ में उत्पादन के संबंध इंगित करिए किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की मूल वर्गों के उत्पादन से संबंधित है। ये मूल वर्गों के मध्य संबंध स्थापित करना, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कार्ल मार्क्स का नहीं है? तो कार्ल मार्क्स के जितने भी कोट हैं आपको कुछ थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, तो वही पूछा है कौन सा उसका कोट नहीं है, उसका कथन नहीं है। तो कहता है कि समाजवाद पूंजीवाद का शीर्ष चरण है या उच्चतम बिंदु है, ये कथन मार्क्स का नहीं बल्कि लेनिन का है, तो ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? कौन सा है? तो है आपका यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है। नेक्स्ट है 21 कि जो सिद्धांतकार राज्य को संघों का संघ मानते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? तो हम उनको कहते हैं बहुलवादी या प्लूरलिस्ट। 22 देखिए तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में राजनीतिक दल किस पर आधारित है या कैसा था? तो तृतीय विश्व युद्ध के दौर में जो अधिकांश राजनीतिक दल थे उनका मानना था कि वो सिद्धांतों पर आधारित संगठन थे और वर्तमान में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा मैक्स वेबर का जो थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो वैसे उसकी आलोचनात्मक टिप्पणी है उस पर, और जो 3 प्रकार की जो सत्ता की बात करता है उन सबको आपको याद होना चाहिए। और 3 प्रकार की सत्ता में चमत्कारिक, परंपरागत और विधिक सत्ता की बात करता है। लेकिन आधुनिक नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्राधिकार पर आधारित है? तो प्राधिकार है आपका लीगल रेशनल, विधिक तर्कसंगत, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैधता के लिए आवश्यक है, तो वैधता के लिए क्या आवश्यक है? जो लेजिटिमेशन है उसके लिए क्या जरूरी है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कि ऐसी धारणाओं का सृजन जो पूंजीवादी समाजों में जनतंत्र का बना रहना सुनिश्चित करती है, सही है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सत्ता को स्वीकरण प्राप्त होता है, ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों सही है। तीसरा देखिए कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक दक्ष पुलिस व्यवस्था होती, ऐसा कुछ नहीं है, ये जरूरी नहीं है। और पीड़न का न होना, ये सही है। यानी पहला दूसरा चौथा सही होगा, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता की संकल्पना निरूपित की? कौन था? तो आप सभी को पता है कि सर्वप्रथम संप्रभुता की संकल्पना को निरूपित करने वाले जीन बोधा हुए। क्वेश्चन नंबर 26 है बहुलवादी सिद्धांत शक्ति को मानता है। तो बहुलवादी सिद्धांत शक्ति को क्या मानता है? तो संबंधात्मक रूप में शक्ति को मानता है बहुलवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 27 है नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना किस पर बल देती है? तो नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो हस्तक्षेप न करने पर बल देती है, नहीं एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस, नहीं राज्य को व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जनतंत्र का प्रमुख सद्गुण क्या था? तो जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जो जनतंत्र का प्रथम गुण है वो है कि व्यक्ति की क्षमताओं के सर्वोत्तम और सम्यक विकास को बढ़ावा देना। तो ये ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसी परिधि से आवाज यानी वॉइस फ्रॉम पेरिफेरी के रूप में जाना जाता है?
बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये। क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसी परिधि से आवाज़ यानी वॉइसेस फ्रॉम पेरिफेरी के रूप में जाना जाता है? तो है आपका डिपेंडेंसी थियरी, ऑप्शन सी निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 30 है, सहभागी जनतंत्र निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि करता है? जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है किसकी वृद्धि करता है? देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सक्रिय नागरिकता की। क्वेश्चन नंबर 31 कि अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सा है? तो इसको बोलते हैं हम लॉबिंग यानी लॉबी। अमेरिका में ये लॉबी है, प्रेशर ग्रुप के द्वारा बहुत ज़्यादा यहाँ ये लॉबिंग होता है या उनके द्वारा ये तरीका अपनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? तो दबाव समूह का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है कि सरकार के नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित टिप्पणी पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। कि व्यवहार का निराकरण करता है, ऐसा नहीं है कुछ। व्यवहारवाद को संशोधित करता है, ये कथन सही है। राजनीतिक अध्ययन में मूल्यों की अनुमति देता है, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है। और विश्व के साथ सक्रिय भागीदारी का समर्थन करता है, ये गलत है। केवल दूसरा तीसरा सही होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में? तो नागरिक सद्गुण और उत्तरदायित्व सम्मिलित है, सहभागी और बहुलवादी जनतंत्र शामिल है, विवेकशील नौकरशाही द्वारा व्यवस्था ये भी शामिल है, लेकिन योग्यता की खोज शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही क्या है? तो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण कोट है ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार भी ये प्रश्न आ चुका है। तो हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही जो है संसदीय जनतंत्र की कीमत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने भारत में दलविहीन लोकतंत्र या जनतंत्र का समर्थन किया? ये क्वेश्चन बेहद आम सा है, ये भी बार बार आपसे पूछा जाता है। तो जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के द्वारा दलविहीन पार्टीलेस डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र विहीन दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया गया। 37 देखिए, कि सामाजिक जनतंत्र निम्नलिखित में से किसमें संतुलन स्थापित करने का समर्थन करता है? किसमें? तो इंडिविजुअल राइट्स यानी व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक कल्याण के मध्य। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, आधुनिक विचार जिसने जनतंत्र को बृहत एवं जटिल समाजों के लिए व्यवहार बनाया वह है? कौन सा सिद्धांत है वो? तो है आपका प्रतिनिधित्व। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि उदारवादी जनतंत्र प्रतिस्पर्धा और निर्वाचित विकल्प पर आधारित है जो प्राप्त होते हैं, कौन सा? तो इसका आंसर होगा राजनीतिक बहुलवाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि हटिंगटन के अनुसार निम्नलिखित देशों या क्षेत्रों में से किसे जनतंत्रीकरण या लोकतंत्रीकरण की तृतीय लहर में माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? जापान और जर्मनी, या भारत और इजराइल, या ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, या दक्षिण और पूर्वी यूरोप? डी होगा, ये लोकतंत्र की तृतीय लहर में इसे माना जा सकता है, दक्षिण और पूर्वी यूरोप को। क्वेश्चन नंबर 41 कि प्रत्यक्ष जनतंत्र का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण पाया जाता है? तो प्रत्यक्ष या डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो कहाँ? तो है आपका एथेंस में। 42 है, निम्नलिखित सरकारी व्यवस्थाओं में से किसका
द्विसदनात्मक एक लक्षण है, एक आवश्यक लक्षण है बाइकैमरलिज्म किस व्यवस्था का? तो याद रखिए ये किसका है? तो संघीय व्यवस्था का, क्योंकि संघीय राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था का होना आवश्यक है, जहां लोगों के प्रतिनिधियों को प्रथम सदन में तथा इकाइयों के प्रतिनिधियों को दूसरे सदन में स्थान दिया जाता है। संघ के संगठक इकाइयों के प्रतिनिधियों की संख्या उनके प्रादेशिक आकार व जनसंख्या के आधार पर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43 कि निम्नलिखित देशों में से किसे चीन ने सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में वर्णित किया था? कौन हो? तो है आपके यूएसएसआर यानी सोवियत रूस। क्वेश्चन नंबर 44 है ब्रिटेन के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की न्यायिक शक्तियों की समाप्ति का प्रस्ताव रखा था? कौन थे वो? देखिए, तो थे आपके टोनी ब्लेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि संवैधानिक सरकार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन देखिए कि संवैधानिक सरकार एक सीमित सरकार के रूप में है, सही है। वो एक संवैधानिक सरकार वह है जिसमें संविधान से सत्ता प्राप्त की जाती है, ये कथन भी सही है। या एक संवैधानिक सरकार वह है जहाँ सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं है। और फोर्थ देखिए कि वह है जहां संविधान और विधि सत्ता को सीमित और अभिपुष्ट करते हैं। देन 1, 2, 4 सही होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि निम्नलिखित देशों में कौन सा एक अपने जातीय बहुमत के संबंध में संस्थागत अधिमानी व्यवहार की नीति का अनुसरण करता है? कौन है वो? तो है आपका मिस्र। क्वेश्चन नंबर 47 है यह विचार कि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की पूर्व संसद को चाहिए कि वह एक वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना का पता लगाए। यह अंश है किस देश का? किस देश में यह व्यवस्था प्रचलित है? याद रखिए ये जर्मनी के संविधान का। क्वेश्चन नंबर 48 है द्वैत संघवाद डुअल फेडरलिज्म का तात्पर्य क्या है? डुअल फेडरलिज्म का तात्पर्य क्या है? डुअल फेडरलिज्म का तात्पर्य यह है, या उसका अर्थ यह है कि राष्ट्रीय और राज्य सरकारों का एक समान कार्य। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए ब्रिटिश संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संविधान के बारे में आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन से इसमें कथन सही है। तो ब्रिटेन का एक एकात्मक संविधान सही है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, सही है। ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। तो केवल 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 1 और 2 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, ये आपको मैच करना है। संसदीय सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार है। तो जो संसदीय सरकार होती है उसमें सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और दक्षिण शासन में आपका शक्ति का पृथक्करण पाया जाता है। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन हो जाता है और एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है यूएसए की यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कि केवल जनमत संग्रह द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, गलत है। केवल सीनेट द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, दोनों सदन इसमें शामिल है, ये भी गलत हुआ। महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है और उसे सीनेट विचारणा प्रकोष्ठ यानी ट्रायल चैम्बर के रूप में काम करता है। ये कथन सही है और ये आपको हमेशा याद रखना है, नोट कर लीजिए, आप भूलने की जरूरत नहीं है। पिछली बार आया था, इस बार भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और डी जरा देख लीजिए कि महाभियोग का प्रस्ताव सीनेट में प्रारंभ किया जाता है, प्रतिनिधि सभा विचारण कोष्ठ ट्रायल चैम्बर के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल नहीं, महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है, ये सही होगा और डी गलत हो जाएगा। दोनों बात में देखिए उलटफेर है, लेकिन सी राइट आंसर होगा।
52 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। कौन सा एक अंग नहीं है? वहाँ का जैविक निषेधाधिकार पॉकेट वेटो है। सामूहिक उत्तरदायित्व वहाँ नहीं पाया जाता है। सीनेट का शिष्टाचार है और गतिरोधन फिलिबस्टरिंग, ये तीनों है लेकिन बी नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। 53 राजनीतिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से किसकी स्वायत्तता का समर्थन करता है? किसकी स्वायत्तता का? तो राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 54 मार्गेंथाउ के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी सिद्धांत में राजनीतिक क्षेत्र की स्वायत्तता निम्नलिखित में से किस एक को निर्दिष्ट करती है? 54 का सीध आंसर होगा। देखिए जो ये मार्गेंथाउ के जो यथार्थवादी सिद्धांत उसमें सी ई अन्य विचारधारा की मानकों को पूर्ण अवहेलना करते हुए राजनीतिक कार्य की स्वायत्तता, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये आपको मैच करना है देश और राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार कैसे हुआ। तो चीन है, जर्मनी है, फ्रांस है। तो चीन में जो कौन सी शासन व्यवस्था प्रचलित है कि लोक जनतंत्र समाजवादी गणतंत्र है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। जर्मनी में कौन सा है? तो जर्मनी में आपका ये है संघीय प्रतिनिधि जनतंत्रीय गणतंत्र। फ्रांस में क्या है? अविभाज्य धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक गणतंत्र है। और दक्षिण अफ्रीका में संप्रभु जनतंत्रीय गणतंत्र है। तो चलिए इसका 55 का आंसर होगा कौन सा? बी। नेक्स्ट है 56 कि चीन के संविधान का निर्वाचन तथा उसके कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? किसका है? तो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति का, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं? तो मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारावाद की अवश्यंभावी विजय की आशा रखते हुए ऊर्जा और साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष समझते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 58 निर्वाचन की थकान इलेक्टोरल फटिग का पद का क्या अर्थ है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो निर्वाचन थकान का सीधा सीधा अर्थ ये है कि बार बार होने वाले निर्वाचन के कारण जनता की उदासीनता, इलेक्टोरल फटीग इसी को बोलते हैं निर्वाचन थकान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। प्यारे दोस्तों फिर से हम आपको बताते हैं कि हम लोग बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो क्लास 11-12 है उसके लिए पोस्ट है। तो जो अगर आप पीजीटी राजनीति विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट लगातार सॉल्व किए जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी में और बेहतर या तैयारी में और धार दिया जा सके। तो उसी क्रम में हम लोग आज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपकी जो तैयारी है और बेहतर हो सके। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। और साथ ही अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9161701336 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़्यादा महंगा नहीं है, एकदम रिलायबल है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से 9 यथार्थवाद के सिद्धांत का अग्रणी कौन है?
देखिए थोड़ी सी तबीयत खराब है, सर्दी हो गई है, इस वजह से दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो नौ यथार्थवाद के सिद्धांत का अग्रणी कौन है? तो याद रखिएगा, जो नौ यथार्थवाद है वो कौन है आपके अग्रणी? तो केनेथ फॉल्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, थॉमस सेलिंग के मिश्रित उद्देश्य खेल मिक्स्ड मोटिव गेम की संकल्पना से पूर्णतः कौन सा दृष्टिकोण निहित है? गेम थ्योरी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपका जो यथार्थवादी सिद्धांत है वो भी अच्छे से पढ़ लीजिए, खासकर मर्गन्थाउ का। चलिए तो 60 का क्या आंसर होगा? तो सी होगा कि मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 कि निर्णय सिद्धांतकार डिसीजन मेकिंग थियरिस्ट निम्नलिखित में से किस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन डी कि वास्तविक तथा वस्तुपूरक परिवेश पर जो विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तो डी राइट आंसर होगा। तो 62 देखिए, 62 कि सकारात्मक योग पॉजिटिव सम वाले, सकारात्मक योग है ये, पॉजिटिव सम वाले खेल में क्या होता है? तो पॉजिटिव सम गेम थियरी में ये शामिल है कि लाभ और हानि अनिवार्यतः समान नहीं होते और दोनों ही पक्ष लाभान्वित हो सकते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से सही उत्तर आपको बताना है। तो जॉन बर्टन के द्वारा विवेचित उपरोक्त कारकों में से कौन से निर्णय को निर्धारित करते हैं? एक तो है परसेप्शन, इमेजिनेशन और है एक तो है आपका परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये तीन शामिल होंगे। प्रत्यक्षण, प्रत्याशा और सूचना प्रतिभा, इसमें इमेजिनेशन शामिल नहीं है। 1, 3, 4 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 नियमित निर्वाचन क्या है? तो नियमित निर्वाचन है, नियमित निर्वाचन जनतंत्र का आवश्यक परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है इस पर, सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 निम्नलिखित में से किसे नवीन निर्भरता अधिक महत्व देती है, यानी न्यू डिपेंडेंसी किसको अधिक महत्व देती है? तो जो नवीन निर्भरता या न्यू डिपेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा बहुराष्ट्रीय निगमों, मल्टीनेशनल कंपनीज को द्वारा निवेश पर महत्व देती है। 66 देखिए विशिष्ट वर्ग के संचरण, सर्कुलेशन ऑफ एलीट की अवधारणा का प्रयोग किया गया किसके द्वारा? किसके द्वारा किया गया? तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट जो है वो उसका कंसेप्ट विल्फ्रेड पैरेटो के द्वारा प्रयोग किया गया। विल्फ्रेड पैरेटो सर्कुलेशन ऑफ एलीट से संबंधित है। 67 है इमैनुअल वॉलस्टीन के कार्य का प्रमुख लक्षण क्या है? इमैनुअल वॉलस्टीन जो इनका जो कार्य था उसका प्रमुख का लक्षण यह है कि विश्व तंत्र की बात इन्होंने किया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 किसी बड़े नगर में राजनीतिक यंत्र पॉलिटिकल मशीन की रॉबर्ट मर्टन की संकल्पना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है रॉबर्ट मर्टन की पॉलिटिकल मशीन की अवधारणा? तो फंक्शनलिज्म यानी प्रकार्यवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि क्विंसी राइट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवाद के अनुक्रमिक चरणों को इंगित करता है? कौन सा? तो इसका होगा ऑप्शन ए कि मध्यकालीन राजतांत्रिक क्रांतिकारी उदार व सर्वाधिकारवादी, तो 69 का ए राइट आंसर होगा। 70 देखिए ये मैच करना है आपको, एक तरफ है उनकी ये आपके एलिटिस्ट थियरी से संबंधित है और उनके द्वारा पुस्तक है, तो आइए मैच करते हैं। सी राइट मिल्स, इनकी पुस्तक का नाम है द पावर एलीट,
ई का चौथा, व्लादिमीर लेनिन, ये है इनका दी वैनगार्ड। तो ये दी वैनगार्ड पार्टी है लेनिन की। और गिटाना मोस्का, इनकी पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास। और सी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल की आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की इनकी पुस्तक है, यह सिद्धांत है आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। तो इस हिसाब से जो आंसर होगा 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपको मैच करना है 71। उपयुक्तवाद से संबंधित कौन विचारक है? तो बेंथम। और जो हेजमनी का सिद्धांत है ग्रामसी, और प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है जेम्स मैडिसन का सिद्धांत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का एक ऐसा रूप है जो राष्ट्र के पुनर्जन्म पर मुख्य बल देता है। कैसे? तो इसका सही आंसर होगा कि एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, ये मैच करना है आपको, नेतागढ़ और आंदोलन। ये देखिए, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपसे, क्योंकि पिछली बार भी पूछा जा चुका है। इसमें से कोई ना कोई जरूर आपसे इन क्वेश्चन को, ये प्रश्नों में से जरूर आपसे मुलाकात होगी। तो याद रखिएगा कौन सा इसमें सही होगा। तो डांगे श्रमिक वर्ग के आंदोलन से संबंधित है, ए.के. गोपालन कृषक आंदोलन से संबंधित है, चारू मजूमदार, तो चारू मजूमदार हैं ये आपके, तो ये डांगे साहब है आपके श्रमिक आंदोलन, गोपालन हुआ कृषक आंदोलन, चारू मजूमदार सशस्त्र क्रांति, और गोदावरी पुरोलेकर ये जनजाति आंदोलन से संबंधित है। तो आपका सही आंसर होगा डी, 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 74, गांधी की दृष्टि से स्वराज का अर्थ क्या था? तो गांधी की दृष्टि में स्वराज का अर्थ क्या था? तो था सबके सुख का अनुसरण, परस्यूट ऑफ गुड ऑफ ऑल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75, गांधी जी की दृष्टि में भारत में अस्पृश्यता की बुराई को दूर करने में प्राथमिक उत्तरदायित्व क्या है? तो है आपका उच्च जाति के हिंदुओं का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76, ये भी आपको मैच करना है। तो दादा भाई नौरोजी किससे संबंधित है? ड्रेन थ्योरी से संबंधित है, यानी अपवन सिद्धांत से संबंधित है। महात्मा गांधी न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप से संबंधित है। रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयवाद से संबंधित है। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, नीचे दिए गए आंदोलनों का सही कालक्रम के अनुसार चुनना है आपको। उनके सही कालक्रम अनुसार क्या है? तो सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन हुआ, सबसे पहले असहयोग आंदोलन होगा 1920, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, ये भी आपको मैच करना है। एक तरफ सिद्धांतकार है, उनसे संबंधित संबंध है। जॉन स्टुअर्ट मिल किससे संबंधित है? ये तो इसका जो संबंध है जॉन स्टुअर्ट मिल का, वो महिलाओं के लिए समता की बात किया इसने। कार्ल मार्क्स, आप सभी पता है कि जो थ्योरी ऑफ एलिनेशन का सिद्धांत इससे है।
और इजा बर्लिन जो है वो किस संबंधित है, सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता, और जॉन लॉक सहिष्णुता से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, देखिए ये भी आपको मैच ही करना है। तो जो पहला है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, तो ये किससे संबंधित होगा? इसमें से आपको अनुच्छेद पहले का अनुच्छेद 15 हो जाएगा, आर्टिकल 15, और कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये है आपका अनुच्छेद 24 हो जाएगा। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित ये अनुच्छेद आपका 20 होगा। और अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 होगा। क्योंकि देखिए एक ऑप्शन में दोनों को 24 कर दिया है, एक हुआ 20 और एक को 24 कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि 1920 के उत्तरोत्तर काल तथा उससे पहले अवधि के भारतीय क्रांतिकारी उग्रवादियों में अंतर का कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो था क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा का अधिग्रहण। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या राजनीतिक विज्ञान के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसको हमने सॉल्व किया। तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है अगर आपको, तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप पहले TRE 1 TRE 2 के दोनों क्वेश्चन पेपर ले लीजिए, उसका फोटोकॉपी करा के अपने पास रखिए, सामने रखिए, ताकि रोज़ आप देखें तो आपको लगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।